16 बरस की वैदेही दुर्गा माता के मंदिर में ऊंचे सुरों में उनकी आरती गा रही थी। उसकी मधुर आवाज मंदिर में चारों ओर गूंज रही थी। आरती में शामिल हर इंसान उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध था। खुद वैदेही भी माता की आरती में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आज उसके आरती गाने की वजह से मंदिर में कितनी अधिक भीड़ हो चुकी थी। तभी राजमाता सुलोचना देवी की मोटर गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। मोटर गाड़ी के रुकते ही गाड़ी का चालक तुरंत गाड़ी से बाहर आया और उसने पीछे की ओर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही राजमाता ने मंदिर की ओर देखा, क्योंकि उनके कानों में भी वैदेही की मधुर आवाज पड़ चुकी थी। अपनी गाड़ी से बाहर आते ही वो अपनी चप्पल उतारकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पर ये मधुर ध्वनि है किसकी, ये जानने के लिए वो बड़ी ही बेचैनी से मंदिर की ओर देखे जा रही थी। उनके पीछे पीछे उनकी खास सेविका चंपा भी हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। राजमाता मंदिर में पहुंची तो लोगों की भारी भीड़ की वजह से वो आरती गा रही वैदेही को देख नहीं पा रही थी। राजमाता को आगे देखने की कोशिश करते देख उनका एक सेवक तुरंत आगे आया और लोगों को राजमाता के रास्ते से हटाते हुए बोला, रास्ते से हटिए और राजमाता को माता के दर्शन करने दीजिए। सेवक को देखते ही लोगों की दृष्टि राजमाता पड़ी। उन्हें देखकर मंदिर में जमा लोग खुद ब खुद उन्हें प्रणाम करके उनके रास्ते से हटने लगे। अब राजमाता को मंदिर के पुजारी और आरती गा रही लड़की नजर आने लगी थी, पर उन्हें अभी भी वैदेही का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। राजमाता अपने दोनों हाथों को जोड़े मुस्कुराते हुए वैदेही के पीछे आकर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके आरती में मग्न हो गई। आरती पूरी होते ही वैदेही ऊंचे स्वरों में बोली, बोलो दुर्गा मैया की जय। वहां मौजूद सब लोग एक सुर में बोले जय। वैदेही फिर से ऊंचे स्वरों में बोली, बोलो दुर्गापति महादेव की जय जय। एक बार फिर सबकी आवाज एक साथ मंदिर में गूंजी। वैदेही ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और दुर्गा माता से बोली, माँ आप तो जानती ही है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मामा जी को मेरे विवाह की चिंता सता रही है। आप जल्दी से मेरे लिए एक अच्छा सा वर भेज दीजिए ताकि मेरे मामा जी उसके साथ मेरा ब्याह करवाकर चिंता मुक्त हो जाए। राजमाता उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर वैदेही का चेहरा देखने की उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी वैदेही फिर से बोली, वो क्या है ना, जब भी मैं उन्हें मेरे लिए इतना परेशान देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। इसलिए आप जल्दी से उनकी और मेरी हम दोनों की प्रार्थना सुन लीजिए। आपके मंदिर में आकर पूरे एक आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ठीक है। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी तो उसकी नजर राजमाता से टकराई। वैदेही का रूप देखकर राजमाता की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। गोरा रंग, लंबे बाल, जिसकी गुंथी हुई चोटी कमर पर लहरा रही थी, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होंठ और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर राजमाता के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वैदेही कुछ पल उन्हें ऐसे ही देखती रही और फिर ऊंची आवाज में बोली, अरे आप तो इस रियासत की राजमाता है ना। राजमाता मुस्कुरा दी। तभी पंडित जी की नजर राजमाता पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरती की थाली उनकी ओर बढ़ाई और वैदेही से बोले, हाँ लाड़ो, ये हमारी राजमाता सुलोचना देवी है। उनके इतना कहते ही वैदेही ने तुरंत राजमाता के पैर छुए। खम्मा घनी राजमाता, जीती रहिए। राजमाता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। उनका आशीर्वाद पाकर वैदेही का चेहरा फूल की तरह खिल गया। तभी पंडित जी ने उसकी ओर आरती की थाली बढ़ाई। वैदेही ने अपने दोनों हाथों से आरती ली और अपनी आंखों और माथे पर लगा ली। फिर पंडित जी ने उसे आरती की थाली पकड़ाई और बोले, जा बेटा, सभी भक्तजनों को ये आरती दे दे। वैदेही ने सिर हिलाया और आरती की थाली लेकर सबको आरती देने लगी, पर राजमाता की नजरें अभी भी उस पर ही थी। तभी पंडित जी बोले, राजमाता, आज आप बहुत दिनों बाद मंदिर में पधारी है, आपका स्वास्थ्य तो ठीक था ना। उनकी आवाज सुनकर राजमाता ने वैदेही से अपनी दृष्टि हटाई और पंडित जी की ओर देखकर बड़ी ही शालीनता से बोली, हमारा स्वास्थ्य ठीक है पंडित जी। हम लंदन गए थे, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बेटे कुंवर रणधीर सिंह इन दिनों लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस उनसे मिलने का मन किया और हम उनसे मिलने लंदन चले गए। पंडित जी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। राजमाता ने अपनी सेविका के हाथों से पूजा की थाल ली और पंडित जी को देते हुए फिर से बोली, उनके लिए ही पूजा करवाने यहाँ आए हैं। हाँ लाए, अभी कुंवर जी के लिए पूजा किए देता हूँ। पंडित जी ने तुरंत थाली ली
और उसमें रखी सामग्री से माता का पूजन करने लगे। राजमाता ने माता रानी के सामने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। लगता है हमारी तलाश आज यहाँ आपके मंदिर में आकर खत्म हो गई है। अपनी बहू बनाने के लिए जैसी लड़की की तलाश हमें थी, ये लड़की ठीक वैसी ही है। हमें आज ही इसके बारे में पता करना होगा। राजमाता ने इतना कहकर अपनी आंखें खोली और फिर से वैदेही को देखने लगी। तभी पंडित जी पूजा की थाली लिए उनके पास आए और बोले, राजमाता ये लीजिए आपकी पूजा की थाली। राजमाता की सेविका ने आगे बढ़कर तुरंत थाली ले ली। तभी राजमाता ने वैदेही की ओर देखकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन की बेटी वैदेही है राजमाता। इसके पिता तो सालों पहले ही गुजर गए थे और मेरी बहन भी 2 महीने पहले गुजर गई। अकेली लड़की को किसके भरोसे छोड़ता? मेरे अलावा इसका कोई है भी तो नहीं है, बस इसलिए इसे अपने साथ यहाँ ले आया। अब बस इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले करके गंगा नहा लूं। पंडित जी दुखी मन से बोले। उनकी बातें सुनकर राजमाता बहुत खुश हुई, पर उन्होंने अपनी ये खुशी पंडित जी के सामने जाहिर नहीं होने दी और बोली, अब हम चलते हैं पंडित जी। खम्मा घनी घनी खम्मा राजमाता पंडित जी हाथ जोड़कर बोले। राजमाता वैदेही को देखते हुए मंदिर से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी। वो आकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपने सेवक सेविका के साथ महल की ओर चल दी। वो जैसे ही राजमहल पहुंची तो एक दरबान ने आकर उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला। राजमाता गाड़ी से बाहर आते ही दरबान से बोली, दीवान जी को हमारे कमरे में भेजिए अभी। जी राजमाता, दरबान सिर झुकाकर बोला। राजमाता तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों के सामने से अभी भी वैदेही का चेहरा जा ही नहीं रहा था और उसकी मधुर आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठी और पास खड़ी चंपा से बोली, तुम जाओ और दीवान जी के आते ही उन्हें हमारे कमरे में भेजो। जी राजमाता, इतना कहकर चंपा वहां से चली गई। पर राजमाता अभी भी वैदेही के बारे में ही सोच रही थी। पर तभी उनकी नजर अपने बेटे कुंवर रणधीर की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी और वो कुर्सी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उस तस्वीर की ओर बढ़ने लगी। तस्वीर के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने बहुत प्यार से उस तस्वीर को छुआ और बोली, आपको हमारे पास लौटना होगा रणधीर, लौटना होगा आपको। हम बहुत जल्द आपको फिर से इस राजमहल में वापस ले आएंगे और वो भी बहुत धूमधाम और गाजे बाजे के साथ। इतना कहकर वो तस्वीर को छूकर मुस्कुरा दी। पर तभी चंपा वहां आकर बोली, राजमाता, दीवान जी आपसे मिलने की इजाजत चाहते थे, अंदर भेजो उन्हें। और जब तक हम उनसे बात कर रहे हैं आप किसी को भी अंदर नहीं आने देगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, समझी आप? राजमाता अकड़ के साथ बोली। चंपा ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। राजमाता बड़ी ही बेचैनी से दीवान जी का इंतजार करने लगी। खम्मा घनी राजमाता। दीवान जी राजमाता के सामने हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ बोले। राजमाता उनकी ओर बढ़ी। घनी खम्मा दीवान जी, आइए विराजिए। दीवान जी वही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। राजमाता भी उनके सामने रखी बड़ी सी कुर्सी पर बैठी और सोच में पड़ गई। उन्हें परेशान देखकर दीवान जी ने पूछा, क्या बात है राजमाता, आप चिंतित लग रही है? राजमाता ने परेशान होकर दीवान जी की ओर देखा और बोली, चिंता की बात तो है ही दीवान जी, आप तो जानते ही हैं हमारे कुछ अपने अंग्रेजों के चमचे बने हुए हैं और बस इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी हमारी रियासत को हथिया सके। और ऊपर से देश में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी है। हमें हर पल बस यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी रियासत भी हमसे न छीन ली जाए। हाँ राजमाता, जब से आप लंदन से लौटी है मुझे भी यही चिंता सता रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि हम हमारी रियासत को अंग्रेजों के अधीन जाने से कैसे बचाए। दीवान जी परेशान होकर बोले। उनकी बातों ने राजमाता की चिंता और बढ़ा दी। वो अपनी कुर्सी से उठी और टहलते हुए कुछ सोचने लगी। दीवान जी उन्हें इस तरह परेशान देखकर बहुत दुखी थे। तभी राजमाता उनकी ओर देखकर बोली, दीवान जी, आज हम दुर्गा माँ के मंदिर में पंडित जी की भांजी वैदेही से मिले। उस बच्ची को देखते ही हमारे मन में उसे अपनी बहू बनाने की लालसा जाग उठी है और हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें अपनी बहू बनाकर इस राजमहल में जरूर लेकर आएंगे। पर राजमाता, ये कैसे संभव है? दीवान जी तुरंत उठकर बोले। तो राजमाता उन्हें टोकते हुए बोली, कुछ मत कहिए दीवान जी, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि रणधीर अब कभी लंदन से भारत नहीं लौटेंगे। इस रियासत को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है
कि हमारी बहू इस राजमहल में आकर हमें हमारी रियासत का वारिस दे, और इसीलिए हमने वैदेही को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। दीवान जी कुछ देर के लिए गहरे चिंतन में चले गए, पर फिर बोले, ठीक है राजमाता, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि इस रियासत पर अपना हक जमाने के लिए हमारे कुछ अपने गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। आप लंदन टेलीफोन पर बात कर लीजिए, तब तक मैं पंडित जी के घर उनकी भांजी का रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करवाता हूँ। राजमाता मुस्कुरा दी। दीवान जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और वहां से चले गए। उनके जाते ही राजमाता ने फिर से रणधीर की तस्वीर की ओर देखा और उदास मन से बोली, ऐसा क्यों किया आपने बेटा, क्यों किया? आप हमारी इकलौती संतान हैं। अगर आप यहाँ नहीं लौटे तो हमारे लिए इस रियासत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पिता महाराज इस दुनिया से जाते वक्त ये रियासत हमें बड़े भरोसे के साथ सौंप गए थे, पर हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाए। आपको विलायत पढ़ने के लिए भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, पर हम हमारी इस भूल की सजा इस रियासत के लोगों को कभी भुगतने नहीं देंगे। हम आपके काका साहब को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, फिर चाहे उनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हम जाएंगे और अपनी रियासत को दुश्मन से बचाकर ही दम लेंगे, फिर चाहे इस जंग में हमें हमारे प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर वैदेही अपने घर के आंगन में बैठी शाम की आरती के लिए माँ दुर्गा को चढ़ाई जाने वाली फूलों की माला बना रही थी। तभी उसे मोटर गाड़ी के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने राजमाता की मोटर गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से मोटर गाड़ी का चालक बाहर आया और उसने राजमाता के बाहर आने के लिए दरवाजा खोल दिया। राजमाता जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरी तो वैदेही ने फूलों की टोकरी वहीं छोड़ी और तुरंत उठकर राजमाता के पास आई। उसने जमीन पर बैठकर उनके दोनों पैरों को दबाया और उनके पैर छूकर शालीनता से बोली, खम्माघनी राजमाता, आइए पधारिए। तभी दीवान जी आगे आकर बोले, बेटी हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं। मिल सकते हैं? जी जरूर, आप बैठे, मैं अभी मामा जी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वैदेही ने वहां खड़ी खाट को सीधा किया और दौड़कर घर के अंदर से एक साफ चादर ले आई। उसने वो चादर खाट पर बिछाए और राजमाता के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिएगा राजमाता, पर हमारे घर में मेहमानों के बैठने के लिए इससे अच्छा कोई बिछौना नहीं है, इसलिए अगर आप इस पर बैठेगी तो हमारा मान बढ़ जाएगा। राजमाता मुस्कुराते हुए खाट पर बैठी और बोली, मान तो आज आपने हमारा बड़ा दिया है, इसलिए यहाँ बैठकर हमें उतनी ही खुशी होगी जितनी कि आपको हमारे यहाँ बैठने से होगी। ये सुनकर वैदेही मुस्कुरा दी। दीवान जी भी वही राजमाता के पास खड़े वैदेही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे ही राजमाता की खास सेविका और दो सेवक हाथों में बड़े बड़े थाल लिए सिर झुकाकर खड़े थे। वैदेही फिर से हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजमाता, मैं अभी मामा जी को बुलाकर लाती हूँ। राजमाता उससे कुछ कह पाती उसके पहले ही वैदेही वहां से जाने लगी, पर वो जैसे ही जाने के लिए पलटी उसकी नजर सामने से आ रहे अपने मामा जी पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए राजमाता से बोली, राजमाता, मामा जी आ गए। पंडित जी को देखकर राजमाता के चेहरे पर चमक सी आ गई। वैदेही तुरंत घर के अंदर चली गई। पंडित जी भागे भागे राजमाता के पास आए और हाँफते हुए हाथ जोड़कर बोले, खम्माघनी राजमाता, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने इस गरीब की झोपड़ी में आने का कष्ट क्यों उठाया। राजमाता मुस्कुरा दी, आप गरीब नहीं है पंडित जी, आपको तो भगवान ने अनमोल और बेहिसाब दौलत दी है और हम आपसे आपकी वही दौलत मांगने आए। पंडित जी उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी वैदेही एक पीतल की थाली लिए वहां आ गई, जिसमें पानी से भरे पीतल के 2 गिलास और एक कटोरी में गुड़ रखा था। वैदेही ने थाली राजमाता की ओर बढ़ाई। उन्होंने वैदेही की ओर देखते हुए थाली से पानी का एक गिलास उठाया और पंडित जी से बोली, हम आपकी भांजी वैदेही के लिए हमारे बेटे कुंवर रणधीर का रिश्ता लेकर आए हैं। इतना सुनते ही पंडित जी हक्के बक्के रह गए। वैदेही ने थाली वही खाट पर रखी और घर के अंदर भाग गई। राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी हाथ जोड़कर राजमाता से बोले, क्यों इस गरीब का मजाक उड़ा रही है राजमाता, कहाँ आप और कहाँ मैं एक गरीब पंडित, मेरा तो घर भी लोगों की दान दक्षिणा से चलता है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं पंडित जी, हम सच में आपकी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजमाता उठकर बोली।
पंडित जी कुछ नहीं बोल सके, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रह गए। वैदेही भी दरवाजे से झांककर ये सब सुन रही थी। राजमाता 2 कदम चलकर पंडित जी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी आप एक बहुत विद्वान पंडित हैं, इसलिए आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि एक स्त्री घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। इसलिए ही तो एक लड़के की शादी के लिए उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की को तलाशता है जो सर्वगुण संपन्न हो। रणधीर सिर्फ हमारे बेटे ही नहीं है, बल्कि वो इस रियासत के कुंवर भी है। इसलिए उनके लिए एक सही लड़की का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपकी भांजी वैदेही में हमारे बेटे की पत्नी और इस रियासत की रानी बनने की सारी खूबियां हैं। इसलिए हम आपसे आपकी भांजी वैदेही को हमारे कुंवर रणधीर के लिए मांगने आए हैं। ये सुनकर वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी नजरें शर्म से झुक गई। तभी राजमाता ने पंडित जी के सामने हाथ जोड़े और बोली, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। ये आप क्या कर रही है राजमाता? यूं मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की न मैं हिम्मत कर सकता हूँ और न अपनी बच्ची के भाग्य को ठोकर मार सकता हूँ। अगर उसके भाग्य में राजपरिवार का हिस्सा बनना लिखा है तो मैं इस रिश्ते से इनकार करने वाला कौन होता हूँ? वैदेही आपकी ही बेटी है, आप जब चाहे उसे कुंवर जी की दुल्हन बनाकर ले जाएं। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले। पंडित जी की हाँ सुनकर वैदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राजमाता और दीवान जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमाता ने तुरंत अपनी सेविका को अपने पास आने का इशारा किया। सेविका हाथों में थाल लिए आगे आई तो राजमाता ने उस थाल पर रखा लाल कपड़ा हटाया और पंडित जी से बोली, ये हमारी ओर से वैदेही के लिए शगुन है। पंडित जी ने थाल की ओर देखा तो पूरी थाल सोने के जेवरात से भरी हुई थी। आसपास के लोग राजमाता को देखकर एक एक करके वहां जमा होने लगे थे। वैदेही का विवाह कुंवर जी से होने की बातें सुनकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, पर बेचारे पंडित जी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। राजमाता फिर से बोली, हम ये सारा शगुन हमारी होने वाली बहू को खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं। जी राजमाता, मैं अभी वैदेही को लेकर आता हूँ। इतना कहकर पंडित जी तुरंत अपने घर के अंदर आए। वैदेही दरवाजे के पास मिट्टी से बनी दीवार से सटकर खड़ी थी। उसकी नजर शर्म से ऊपर ही नहीं उठ रही थी। पंडित जी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बहुत भागो वाली है तू लाड़ो, जो राजमाता खुद चलकर तुझे कुंवर जी के लिए मांगने आई है। चल। वो वैदेही को बाहर लेकर आए। वैदेही को देखते ही राजमाता का चेहरा खिल गया। वो तुरंत आगे आई। उन्होंने वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर उसे खाट पर बैठाया और उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया। फिर हल्दी और अक्षत उसके माथे पर लगाकर एक लाल रंग की चुनर उसके सिर पर डालते हुए बोली, आप हमारी बहू बनने जा रही है वैदेही, इसलिए आज से आप राजमहल की अमानत है, जिसे हम बहुत जल्द राजमहल ले जाएंगे। शर्म के मारे वैदेही न कुछ बोल पाए और न ही अपनी नजरें उठा पाए। राजमाता ने शगुन की थाल वैदेही के हाथों में थमाई और बोली, ये हमारी तरफ से छोटा सा शगुन है हमारी बहू के लिए। वैदेही ने थाल खाट पर रखी और उठकर राजमाता के पैर छुए। हमेशा खुश रहिए। राजमाता ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे बहुत प्यार से देखने लगी। फिर वो दीवानजी की ओर देखकर बोली, बेटी ये सिर्फ हमारे दीवानजी नहीं है, बल्कि हमारे स्वर्गासी पति के अच्छे मित्र भी है और हम इन्हें अपना भाई मानते हैं, इसलिए इनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। वैदेही ने तुरंत दीवानजी के पैर छू लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। वैदेही शर्माते हुए अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही राजमाता ने पंडित जी की ओर देखा और बोली, आप वैदेही के विवाह की चिंता मत करिएगा पंडित जी, ये विवाह राजमहल में पूरी शानो शौकत से होगा। हम आज ही हमारे राजशी पंडित को बुलवाते हैं और विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको संदेशा भिजवाते हैं। पंडित जी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो दीवानजी हाथ जोड़कर बोले, अब हमें इजाजत दीजिए। खम्मा घनी घनी खम्मा, पंडित जी सिर झुकाकर बोले। राजमाता और दीवानजी वहां से चले गए। उनके जाते ही आसपास के लोग आकर पंडित जी को बधाइयां देने लगे। विवाह का शुभ दिन आ चुका था। राजमाता अपने कक्ष में परेशान टहल रही थी, पर भानु और उनकी पत्नी तारा वहीं बैठे मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। तभी तारा ने भानु को इशारा किया तो वो राजमाता से बोले, हमने आपसे पहले ही कहा था राजमाता कि एक बार रणधीर को यहाँ आ जाने दीजिए।
एक बार वो यहाँ आकर वैदेही को पसंद कर लेते, उसके बाद ये विवाह होता तो आज हमारी जग हंसाए होने से रुक जाती। वही तो हम कह रहे हैं। रणधीर आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, विलायत में रहते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं। वो क्यों एक छोटे से गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की से ब्याह करेंगे? भानु के पास बैठी तारा भी बोली। राजमाता ने गुस्से में उसे घूरा, क्योंकि वैदेही को हमने उनके लिए चुना है। रणधीर हमारे बेटे हैं और वो अपनी मासा के हुक्म को मानने से इनकार कभी नहीं करते हैं। हमने उनसे खुद टेलीफोन पर बात की थी और उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए हमें पता है कि उनके वक्त पर यहाँ ना पहुँच पाने की कोई बहुत बड़ी वजह होगी। राजमाता, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त पूरे देश से बड़े बड़े लोग इस शादी में शामिल होने आए हैं। आज अगर ये विवाह नहीं हुआ तो हम सबसे क्या कहेंगे? और जिस लड़की को आपने इस राजमहल की बहू बनाने का ख्वाब दिखाया है, उसका क्या होगा? आज अगर ये विवाह नहीं हुआ तो वो लड़की जिंदगी भर बिन ब्याही ही जाएगी। तारा उन्हें घूरते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर राजमाता मुस्कुराए और उन्होंने उससे पूछा, आपसे किसने कहा तारा कि अगर रणधीर नहीं आए तो ये विवाह नहीं होगा? राजमाता के इतना पूछते ही भानु और तारा हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजमाता पूरी अकड़ के साथ कुर्सी पर बैठी और बोली, कुंवर आए या ना आए पर यह विवाह तो होकर ही रहेगा। आप जाइए और विवाह में बुलाए गए सारे मेहमानों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत कीजिए। भानु और तारा आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। तभी राजमाता फिर से ऊंची आवाज में बोली, जाए। दोनों तुरंत उठ खड़े हुए हैं और राजमाता को हैरानी से देखने लगे। जाइए और जाकर मेहमानों का स्वागत कीजिए, ये हमारा हुक्म है। राजमाता अपनी रौबदार आवाज में बोली तो भानु भनभनाते हुए वहां से चले गए। तारा कुछ देर वहीं खड़ी राजमाता को घूरती रही, पर राजमाता ने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा। तभी चंपा अंदर आकर बोली, राजमाता, दीवानजी आए हैं। राजमाता ने उसे दीवानजी को अंदर भेजने का इशारा किया तो तुरंत वहां से चंपा चली गई। उसके जाते ही राजमाता ने तारा को जाने का इशारा किया। तारा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी, पर दीवानजी और पंडित जी को आता देख उनके कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर राजमाता की ओर देखा और फिर गुस्से में वहां से चली गई। खम्मा घनी राजमाता। दीवानजी राजमाता की ओर बढ़ते हुए बोले। राजमाता ने पलटकर दीवानजी की ओर देखा और बोली, घनी खम्मा दीवानजी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर उन्होंने पंडित जी की ओर देखा और उनके पैर छूकर बोली, प्रणाम पंडित जी, सदा प्रसन्न रहिए। पंडित जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राजमाता ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो वही रखी कुर्सी पर बैठ गए। राजमाता ने दीवानजी को भी बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही राजमाता बोली, अच्छा हुआ जो आप आ गए पंडित जी, आप हमारे राजसी पंडित हैं। वर्षों से राजघराने का हर शुभ कार्य आपके हाथों ही सपन होता आया है, इसलिए आज भी हम यही चाहते थे कि ये विवाह भी आपके हाथों ही संपन्न हो। पर एक मुश्किल आन पड़ी है। पंडित जी उनकी ओर देखकर बोले, हम जानते हैं राजमाता, दीवान जी हमें सब कुछ बता चुके हैं और हम आपकी इस परेशानी का हल साथ ही लाए हैं। अगर कुंवर विवाह से पहले नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, शास्त्रों के अनुसार उनकी तलवार के साथ कन्या का विधिपूर्वक विवाह किया जा सकता है। ये सुनकर दीवानजी और राजमाता दोनों के चेहरे खिल गए और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी फिर से बोले, आप शुभ मुहूर्त में ये विवाह संपन्न करवाइए। हमने इस कन्या की जन्म कुंडली देखी है। इसकी कुंडली में प्रबल संतान योग है और इसकी पहली संतान बालक होगा। इस कन्या से बेहतर इस राजघराने के योग्य कोई और कन्या हो ही नहीं सकती। उनकी बातें सुनकर राजमाता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और दीवान जी से बोली, तो फिर ठीक है दीवान जी, अब वैदेही का विवाह कुंवर की तलवार के साथ ही संपन्न होगा। दीवान जी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकट आ चुका है। आप जाए और वैदेही के मामाजी को संदेशा भिजवाइए कि वो दुल्हन को लेकर तुरंत मंडप में पहुंचे। हम भी बसा ही रहे हैं। जी राजमाता, दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले और वहां से चले गए। उनके जाते ही राजमाता सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक थाल उठाकर पंडित जी को देते हुए बोली, ये लीजिए पंडित जी, ये आपके लिए है, पर इसे दक्षिणा मत समझिएगा। वो तो आपको विवाह ठीक से संपन्न होने के बाद मिलेगी। ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है आपके लिए, ले लीजिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए थाल ले ली तो राजमाता की खुशी और बढ़ गई। दूसरी ओर वैदेही दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी थी, पर उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी।
वो बार बार दरवाजे की ओर देखकर कान्हा जी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई ये खुशखबरी लेकर आ जाए कि कुंवरसा आ गए हैं। तभी गायत्री मुस्कुराते हुए अंदर आई और वैदेही से बोली, मैंने कहा था ना आपसे रानी सा कि आज आपका विवाह जरूर होगा। तो क्या कुंवरसा आ गए? वैदेही ने उत्सुकता से पूछा। गायत्री मुस्कुरा दी और वैदेही के चेहरे को उसकी चुनर से ढांकते हुए बोली, कुंवरसा को देखने का आपका इंतजार अभी खत्म ना हुआ है रानी सा। अभी आपको कुछ दिन और उनका इंतजार करना है, क्योंकि विलायत से कुंवरसा का टेलीफोन आया है। उन्होंने बताया कि वो जिस हवाई जहाज से आने वाले थे उसमें बैठने के लिए उन्हें जगह ना मिली, इसलिए वो कुछ दिनों बाद आएंगे। वैदेही ने तुरंत अपना घूंघट उठाया और गायत्री को अचरज भरी नजरों से देखने लगी। गायत्री फिर से मुस्कुराए, पर आपका विवाह आज उनकी तलवार के साथ पूरी विधि विधान के साथ किया जाएगा। अब तो मुस्कुरा दीजिए। गायत्री की ये बात सुनकर वैदेही के चेहरे की मुस्कान लौट आई। गायत्री ने फिर से उसके चेहरे पर घूंघट डाला। चलिए, विवाह का समय हो गया है। आपके मामा जी और राजमाता ने आपको मंडप में बुलाया है, चलिए। वैदेही ने अपना सिर हिला दिया। गायत्री बाकी सभी सेविकाओं के साथ उसे लेकर मंडप में पहुंची। वैदेही को देखते ही राजमाता, दीवान जी और वैदेही के मामा जी तीनों के चेहरे खिल गए। मंडप में बैठे राजघराने के पंडित जी दुल्हन को देखते ही बोले, कन्या को बेदी पर बैठाइए। गायत्री ने उसे बेदी पर बैठाया तो पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पंडित जी के कहे अनुसार कुंवरसा की तलवार के साथ वैदेही का गठबंधन हुआ। खुद वैदेही ने कुंवरसा की तलवार से अपनी मांग में सिंदूर भरा और तलवार के साथ साथ फेरे लिए। विवाह संपन्न होते ही वैदेही ने सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राजमाता उसे अपने गले से लगाकर बोली, आज से आप इस राज परिवार का हिस्सा है बहुरानी, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस परिवार की मान मर्यादा को अपनी जान से भी ज्यादा संभल कर रखेगी। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इस राजघराने की इज्जत पर कोई दाग लगे। कुंवरसा के लौटते ही आप बहुरानी से रानी बन जाएगी, और इस परिवार के साथ हमारी रियासत की जिम्मेदारी आपको ठीक वैसे ही संभालनी होगी जैसे कि आज तक हम संभालते आए हैं। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी राजमाता, वैदेही शर्माते हुए बोली। राजमाता मुस्कुरा दी। उन्होंने गायत्री को वैदेही को ले जाने का इशारा किया। गायत्री आगे आई और वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर बोली, आइए रानी सा। वैदेही उसके साथ चली गई। विवाह को 1 महीना होने की आया था, पर कुंवरसा अब तक नहीं आए थे। वैदेही हर रोज अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़ी उनके आने की राह देखती रहती थी, पर हर रोज उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। पर एक दिन उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब राजमाता खुद चलकर उसके पास आई। बहुरानी, आपका इंतजार अब खत्म हुआ, कुंवर भारत आ चुके हैं। ये सुनकर वैदेही की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत आगे बढ़कर राजमाता के पैर छुए। राजमाता ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। बहुरानी, गायत्री से कहकर जल्दी से अपना सामान बंधवा लीजिए, क्योंकि आपको अभी कुंवरसा के पास जाना है। मुझे जाना है। पर क्यों राजमाता, क्या कुंवर जी यहाँ नहीं आ रहे हैं? वैदेही ने हैरानी से पूछा। राजमाता ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, बहुरानी, रणधीर कुछ महीनों के लिए हमारे कश्मीर वाले पैलेस में रहना चाहते हैं, इसलिए आपको भी उन्होंने वही बुलाया है। दरअसल बात यह है बहुरानी कि इस समय राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और कुंवरसा वर्षों से विलायत में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां हर समय ठंड का मौसम होता है। इसलिए उन्हें राजस्थान की गर्मियों की आदत नहीं रही। 5 वर्ष पहले जब वो गर्मियों में यहाँ आए थे तो बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए इस बार हमने ही उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। पर हम आपको और इंतजार कैसे करवाते, इसलिए आप आज ही उनके पास चली जाइए। वैदेही के उदास चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। राजमाता भी मुस्कुरा दी। आप जाइए उनके पास, हम भी बहुत जल्द अपना काम काज निपटा कर वहाँ आ जाएंगे, और फिर हम अपने बेटे और बहुरानी से साथ कश्मीर की सैर करेंगे। वैदेही फिर से मुस्कुरा दी। चलिए, जल्दी से जाने की तैयारी कीजिए। आपकी खास सखी गायत्री भी आपके साथ जाएगी आपका ख्याल रखने के लिए। हम आपके जाने का इंतजाम किए देते हैं, राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, और फिर उन्होंने बहुत प्यार से वैदेही के माथे को चूमा। लाज के मारे वैदेही की नजर ऊपर ही नहीं उठी, पर कुंवर जी के पास जाने की खुशी वो छिपा पा रही थी। राजमाता मुस्कुराते हुए चली गई। उनके जाते ही वैदेही अपने कक्ष में लगी कुंवर जी की तस्वीर की ओर बढ़ी। उसने बहुत प्यार से उनकी तस्वीर को छुआ और बोली, बहुत जल्द आप मेरे सामने होंगे कुंवर जी।
पता नहीं जब मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखूंगी तो लाज के मारे आपसे कुछ कह पाऊंगी या नहीं, और मुझे अपने सामने देखकर ना जाने आप मुझसे क्या कहेंगे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर से बोली, हे ठाकुर जी, अब आपको ही मुझे संभालना होगा। कहीं अपने बींद को देखकर मैं खुशी के मारे बेहोश होकर जमीन पर ही ना गिर पड़ूं। तभी गायत्री वहां आकर बोली, आप चिंता ना करें रानी सा, मैं आपको संभाल लूंगी। उसकी आवाज सुनकर वैदेही उसके पास आई और उसने पहले उसे गले लगाया और फिर खुशी से उसे गोल गोल घुमाते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ गायत्री, बहुत खुश। खुश तो होगी ना आप, आपको कुंवरसा ने जो बुलाया है, गायत्री मुस्कुराते हुए बोली। वैदेही ने उसके गाल को चूमा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पर हमारी प्यारी सखी भी हमारे साथ ही जा रही है। अब तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, राजमाता ने कहा है कि हमें आज ही निकलना है। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। पर वैदेही वही खड़ी कुंवर जी की तस्वीर देखकर शर्म से लाल हुई जा रही थी। सांझ होते होते वो गायत्री के साथ कश्मीर के लिए निकल गई, पर राजमाता अपने कक्ष में परेशान टहल रही थी। उन्हें परेशान देखकर उनके कक्ष में रोशनी कर रही चंपा बोली, राजमाता, रानी सा तो कुंवरसा से मिलने के लिए निकल गई है। उनके वहां पहुंचते ही सब ठीक भी हो जाएगा और फिर यहाँ भी कोई नहीं जानता कि कुंवरसा से मिलने रानी सा कहाँ गई है। तो फिर आप इतनी चिंतित क्यों हैं? उसके इतना कहते ही राजमाता ने तुरंत अपने आसपास देखा और बोली, आहिस्ता बोलिए चंपा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मनों को ये बात पता चले कि बहुरानी कहाँ गई है। भानु बस इतना जानते हैं कि रणधीर भारत आ चुके हैं, पर वो कहाँ है ये वो नहीं जानते, पर पता लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वो ये रियासत हासिल करने के लिए फिर से हमारे बेटे बहू के साथ कोई साजिश करेंगे, इसलिए हमने बहुरानी को रणधीर के पास भेजने वाली बात किसी को पता नहीं चलने दी। सिर्फ हमारे भरोसेमंद लोग ही जानते हैं कि बहुरानी कहाँ गई है। बस एक बार बहुरानी सही सलामत वहां पहुंच जाए तो हम चैन की सांस ले पाएंगे। राजमाता, मैं अभी ठाकुर जी के आगे दिया जलाकर आती हूँ, उनके रहते अब कुछ गलत नहीं होगा, चंपा इतना कहकर जाने लगी। तो राजमाता ने उसे रोका, रुकिए चंपा, अपने बच्चों के लिए ठाकुर जी के आगे दिया हम खुद जलाएंगे। चंपा मुस्कुरा दी तो राजमाता मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़े और घंटी बजाकर वहीं बैठ गई। उन्होंने अपने हाथों से ठाकुर जी के सामने घी का दीपक जलाया और भगवान से अपने बच्चों की सलामती की प्रार्थना करने लगी। कश्मीर की एक पहाड़ी पर बने एक बड़े ही खूबसूरत से पैलेस के सामने मोटर चालक ने आकर एक बड़ी सी मोटर गाड़ी रोक दी। तो पैलेस के बाहर खड़े दरबार ने आकर तुरंत मोटर गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वैदेही और गायत्री गाड़ी से बाहर आई। उन्हें देखकर कुछ सेवकियां भी वहां आ गई। वैदेही ने अपने दोनों हाथों से अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाकर पैलेस को देखा और बोली, इतना बड़ा महल, ये तो हमारे महल जितना ही बड़ा लग रहा है। गायत्री मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, हाँ रानी सा, ये महल भी उतना ही बड़ा है जितना हमारा राजस्थान वाला महल है। वैसे आप अपना घूंघट अब हटा सकती है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने आपको इतना लंबा घूंघट करना पड़े और लाज करनी पड़ी। वैदेही शर्माते हुए बोली, नहीं गायत्री, यहाँ वो है तो मैं अपना घूंघट कैसे हटा सकती हूँ। गायत्री मुस्कुरा दी, चलिए अंदर चलते हैं, कुंवरसा आपका इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक सेवक वहां आकर वैदेही से बोला, आइए हुक्म, इस महल में आपका स्वागत है। वैदेही मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में हजारों सपने लिए महल के अंदर जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से ये सोचकर धड़क रहा था कि आज वो अपने बीन से मिलने वाली है, उन्हें पहली बार अपनी आंखों से देखने वाली है। यही सब सोचते हुए वो पैलेस के अंदर आई। अपने घूंघट में से वो महल की भव्यता देख रही थी। जमीन पर बिछे महंगे कालीन, बड़े बड़े झूमर और सजो सजावट का कीमती सामान देखकर वैदेही पल के झपकाना भी भूल गई। तभी एक सेवक आकर बोला, आइए हुक्म, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। वैदेही ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दी। गायत्री भी उसके साथ ही थी। सेवक एक बड़े से दरवाजे के बाहर आकर रुका। उसने दरवाजा खोला और वैदेही से बोला, हुक्म, ये आपका कमरा है। ये सुनकर वैदेही की धड़कनें और तेज हो गई। गायत्री ने वही सिर झुकाए खड़ी एक सेविका से पूछा, कुंवरसा कहाँ है? उन्हें संदेशा भिजवाइए कि रानी सा महल में यहाँ आ गई है और उनसे मिलना चाहती है। सेविका सिर झुका बोली, कुंवरसा तो शिकार पर गए हैं बाई सा, उन्हें आने में वक्त लगेगा। रानी सा आप थोड़ा आराम कर लीजिए,
मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। वैदेही कुंवरसा के शिकार पर जाने वाली बात सुनकर वैदेही उदास हो गई। तभी गायत्री उस सेविका से बोली, ठीक है, पर कुंवरसा के आते ही रानीसा को खबर कर देना और रानीसा का सामान उनके कमरे में भिजवा दो। जी। सेविका सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही एक दूसरी सेविका वहां आकर गायत्री से बोली, आइए बाई साहब, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। गायत्री ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखा और बोलो, आप अपना कमरा देख लीजिए रानीसा, और थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। सफर करके आई है, थक गई होगी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैदेही ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो गायत्री मुस्कुराते हुए उसके साथ चली गई। उसके जाते ही वैदेही अपने कमरे में आई। उसने अपना घूंघट हटाया तो देखा कि उसका ये कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा बड़ा था। वो अपनी नजरें घुमाकर कमरे को देखने लगी, तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वो तुरंत खिड़की के पास आई और उसने खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊंची ऊंची बर्फ की वादियों के बीच उसे सारा शहर नजर आ रहा था। शाम का ढलता हुआ सूरज उसकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की पहाड़ी की गोद में समा रहा था। खिड़की से आ रहे तेज हवा के झोंके से वो सिहर गई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पलटकर फिर से अपने कमरे को देखने लगी और फिर पलंग की ओर बढ़ी। पलंग पर बैठते ही वो खुद से बोली, वैदेही ये तेरा कमरा है, मतलब कुंवर जी का कमरा भी यही होगा। वो यही इसी बिस्तर पर सोया करते होंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी और बिस्तर पर लेट गई। कुंवरसा के बारे में सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आसपास देखा और चौंक कर उठ बैठी। वो पलंग से उतरी और दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही वो फर्श पर पोछा लगा रही सेविका से बोली, सुनो। सेविका तुरंत उठकर उसके पास आई। जी रानीसा, कुंवरसा शिकार से लौट आए क्या? वैदेही ने पूछा। सेविका सिर झुकाकर बोली, वो तो रात ही आ गए थे रानीसा। तो क्या सुबह फिर से कहीं चले गए? वैदेही ने परेशान होकर पूछा। तो सेविका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं रानीसा, वो तो कल रात से अपने कमरे में ही है। वैदेही हैरानी से उसे देखने लगी तो सेविका उसकी ओर देखकर बोली, कल रात शिकार से लौटते ही वो सीधे अपने कमरे में चले गए थे। अपने कमरे में? वैदेही ने हैरानी से पूछा तो सेविका ने जवाब दिया, जी रानीसा, वो रहा उनका कमरा। सेविका ने कमरे की ओर इशारा किया। वैदेही ने कमरे की ओर देखा और बिना सेविका से कुछ कहे उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, पर फिर कुछ सोचकर उसने अपने हाथों को रोक लिया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से ना ही कोई जवाब आई और न ही कोई बाहर आया। वैदेही ने फिर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई गुस्से में चीखा, हमने कितनी बार कहा है कि हमें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। कौन है? वैदेही डरते हुए बोली, जी मैं हूँ, आपकी पत्नी। वैदेही, नहीं मानते हम आपको अपनी पत्नी। हमें एक ऐसी लड़की का चेहरा तक देखना गवारा नहीं है जो अनपढ़ और गंवार हो। आप चली जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा, अंदर से कुंवरसा चीखते हुए बोले। पर कुंवरसा की ऐसी बातें सुनकर वैदेही के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने एक पल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। वो कुंवरसा से आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और लड़खड़ाने लगी, पर वो गिरती उसके पहले ही गायत्री ने आकर उसे पकड़ लिया। वैदेही रोते हुए उसे देखने लगी। गायत्री ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ रानीसा, आप ठीक तो हो ना? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। गायत्री भी उसके पीछे दौड़ते हुए उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वैदेही पलंग पर लेटी रो रही थी। गायत्री ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछकर बोली, रानीसा, हम सिर्फ आपकी खास सेविका ही ना है बल्कि आपकी सखी भी है, तो बताए हमें कि क्या हुआ। वैदेही ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई। उसकी बातों को सुनकर गायत्री भी परेशान हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से वैदेही के आंसू पोंछे और बोली, रानीसा, कुंवरसा विलायत में पड़े हैं और खुले विचारों वाले हैं। उनकी सोच हम भारतवासियों जैसी नहीं है। वो तो पश्चिम की सभ्यता में रम गए हैं। मैंने सुना है कि विलायत में ऐसा नहीं होता, वहाँ पहले लड़का और लड़की मिलते हैं और फिर खुद तय करते हैं कि उन्हें विवाह करना है या नहीं, फिर उनका विवाह होता है। और यहाँ तो आपका विवाह कुंवरसा से नहीं बल्कि उनकी तलवार से किया गया है, तो वो कैसे इस विवाह को मान ले? उन्हें आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, पर आप फिक्र मत करिए,
आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। एक बार वो आपके खूबसूरत मुखड़े को देख लेंगे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। बस आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। गायत्री की बातें सुनकर वैदेही का रोना तो बंद हो गया, पर परेशानी कम नहीं हुई। उसे परेशान देखकर गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, रानीसा सब ठीक हो जाएगा, आप इतना मत सोचिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसे पीते ही आपकी सारी परेशानी चुटकियों में छूमंतर हो जाएगी। रात भी जब मैं आपके कमरे में चाय लेकर आई तो आप सो चुकी थी। आप थकी हुई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। अब जल्दी से नहाकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाए। कुंवरसा जब आपको देखेंगे तो उनकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। मैं तब तक आपके लिए चाय ले आती हूँ। गायत्री इतना कहकर वहां से चली गई, पर वैदेही अभी भी परेशान वैसे ही बैठी थी। वो मन ही मन बोली, गायत्री ठीक ही कह रही है। जब मेरा कुंवर जी से विवाह हुआ था तब वो तो वहां थे ही नहीं। उन्होंने मुझे अब तक देखा भी नहीं है। क्या पता मुझे देखकर सच में उनका गुस्सा कम हो जाए। दूसरी ओर भानु गुस्से में अपने कमरे में टहल रहे थे। तभी उनका एक सेवक वहां आया। उसे देखते ही भानु ने उससे पूछा, कुछ पता चला? कहाँ है कुंवरसा? नहीं हुकुम, हमने राजमाता के महल में उनके सारे खास आदमियों और सेविकाओं से पूछताछ की, पर किसी को पता ना है कि कुंवरसा भारत में आकर कहाँ रुके हैं। सेवक सिर झुकाकर बोला। भानु ने गुस्से में दीवार पर लगी अपनी तलवार निकाली और उस सेवक के पेट में घोंप दी। ये देखकर भानु की पत्नी तारा उनके पास आई और उसने उन्हें पकड़ते हुए पूछा, ये क्या किया आपने? अगर राजमाता को पता चल गया कि आपने किसी सेवक की हत्या की है तो खुद पुलिस को बुलवाकर आपको जेल में बंद करवा देगी। भानु गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर फेंककर बोले, तो हम क्या करें तारा? ये सब किसी काम के नहीं है। इनसे इतना सा काम नहीं हुआ कि ये रणधीर का पता लगा सके। और उधर राजमाता ने बहुरानी को उनके पास भी भेज दिया। अब तुम देखना, वो भिखारी की बेटी अपनी गोद में इस रियासत के वारिस को लेकर ही लौटेगी और हम फिर से अपने हाथ मलते रह जाएंगे। उनकी बातें सुनकर तारा भी परेशान हो गई। उन्होंने ताली बजाकर अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के आते ही वो उनसे बोली, इसे उठाओ और महल के पीछे वाले जंगल में दफना दो। जी हुकुम, सेवक उस लाश को उठाते हुए बोला। तो तारा फिर से बोली, सबकी नजरों से बचकर ये काम करना, महल से बाहर ये बात ना जाए। जाओ। सेवकों ने उस सेवक की लाश उठाई और वहां से चले गए। उनके जाते ही तारा भानु की ओर देखने लगी, जो अभी भी गुस्से में लाल पीले थे। इधर वैदेही तैयार होकर फिर से कुंवरसा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने सेविका से पूछा, ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? सेविका डरते हुए बोली, वो कुंवरसा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाए, क्योंकि उनके कमरे में विलायत से लाया हुआ कीमती सामान रखा है। इसलिए बाहर जाने से पहले वो अपने कमरे में ताला लगाकर जाते हैं। मतलब कुंवर जी बाहर गए हैं? वैदेही ने पूछा। सेविका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैदेही कुछ देर वही खड़ी दरवाजे की ओर देखती रही और फिर अपने कमरे में आई। 3 दिन तक यही सब होता रहा। सुबह जब वो सोकर उठती तो कुंवरसा उसके उठने से पहले ही चले जाते और रात उसके सोने के बाद ही महल में आते और सीधे अपने कमरे में चले जाते। सेवक आकर उसे कुंवरसा के आने और फिर चले जाने की बात बताते। जब वो राजमहल में होते तो वैदेही उनके कमरे में जाती, पर कुंवरसा दरवाजा ही नहीं खोलते और उस पर चीखते चिल्लाते। डर के मारे वैदेही रोते हुए अपने कमरे में चली आती और घंटों रोती रहती। गायत्री से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जब भी राजमाता को टेलीफोन करके सब कुछ बताने की बात कहती तो वैदेही उसे ये कहकर रोक देती कि कहीं राजमाता को सच जानकर तकलीफ ना पहुंचे। बेचारी गायत्री भी चुप रह जाती। एक दिन वैदेही फिर से कुंवरसा के कमरे के बाहर पहुंची और उसने डरते हुए फिर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या, जो रोज रोज चली आती हो? हम हजारों बार तुमसे कह चुके हैं कि हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? चली जाओ, गेट आउट। कुंवरसा की तेज आवाज से वैदेही डर गई और रोते हुए वहां से भागी। वो भागते हुए महल के बाहर बने फूलों के बगीचे में आई और वही खड़ी बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। कुछ देर बाद उसे बगीचे का माली आता हुआ नजर आया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और फिर से महल में जाने के लिए पलटी, पर तभी वो लड़खड़ा गई। लेकिन वो गिरती उसके पहले ही उसे एक लड़के ने आकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस लड़के ने काले रंग की पतलून
और सफेद रंग की कमीज के ऊपर काले रंग का कोट पहना हुआ था। गोरा चिट्टा वो लड़का किसी महल के राजकुमार की तरह लग रहा था। वैदेही उसे एकटक देख रही थी, पर तभी वो लड़का वैदेही की आंखों में देखकर बोला, बहुत खूबसूरत आंखें हैं आपकी, और आपका ये खूबसूरत मुखड़ा देखकर तो कोई भी अपना दिल निकालकर आपके कदमों में रख दे। जी, वैदेही ने खुद को उससे दूर करके पूछा, तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो। वैदेही ने उसके हाथ की ओर देखा, पर अपना हाथ नहीं बढ़ाया, तो वो लड़का अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं रणधीर का दोस्त हूँ, लंदन से आया हूँ, हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही हाथ जोड़कर बोली, खम्माघनी, मैं वैदेही हूँ। अनिरुद्ध उसे एकटक देखने लगा। वैदेही वही खड़े एक सेवक से बोली, मेहमान का सामान अंदर ले आओ। पर तभी उसे मोटर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह मोटर गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी, पर तब तक मोटर गाड़ी उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। वो परेशान सी वहीं खड़ी रह गई। तब अनिरुद्ध ने वहां आकर पूछा, मैं बाहर ही खड़ा रहूं या आप मुझे अंदर भी ले जाएगी? जिनसे मिलने आप यहाँ आए थे वो अभी अभी उस मोटर गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। वैदेही बिना उसकी ओर देखे बोली। अनिरुद्ध ने पहाड़ी से नीचे जा रही मोटर गाड़ी की ओर देखा और मुंह बनाकर बोला, ओह नो, आइए अंदर चलिए। तभी वैदेही उसकी ओर देखकर बोली और महल की ओर जाने लगी। अनिरुद्ध भी उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे वैदेही के खूबसूरत चेहरे के पीछे की उदासी साफ नजर आ रही थी। वैदेही महल की ओर बढ़ते हुए फिर से बोली, कुंवर जी शाम तक आ जाएंगे, सेवक आपको आपका कमरा दिखा देगा, आप चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। महल में आते ही वैदेही एक सेवक से बोली, ये कुंवर जी के दोस्त अनिरुद्ध बाबू है, विलायत से आए हैं, इनके ठहरने का इंतजाम करो। तभी एक दूसरा सेवक अनिरुद्ध के पास आया और उसे एक खत देते हुए बोला, ये खत कुंवरसा ने आपको देने के लिए कहा था। अनिरुद्ध ने खत लिया तो वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने खत को खोलकर पढ़ा और फिर खत को हिलाते हुए मुंह बनाने लगा। वैदेही अभी भी उसे घूर रही थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही उसे खुद को घूरते देखा तो बोला, रणधीर राजमाता के आदेश पर जम्मू चले गए हैं, राजमाता ने उन्हें वहां केसर के निर्यात पर नजर रखने के लिए भेजा है, 1 सप्ताह में लौट आएंगे, मुझे यही रुकने के लिए कहा है। कुंवरसा उसे बिना बताए चले गए। ये सोचकर वैदेही और ज्यादा परेशान हो गई और बिना अनिरुद्ध से कुछ कहे सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देख रहा था। तभी एक सेवक ने अनिरुद्ध का सामान उठाया और बोला, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। ये कौन है? तभी अनिरुद्ध ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही वैदेही की ओर देखकर पूछा। सेवक ने तुरंत जवाब दिया, ये इस महल की रानी सा है, कुंवरसा की पत्नी रानी वैदेही। सेवक के इतना कहते ही अनिरुद्ध ने पहले उस सेवक की ओर देखा और फिर वैदेही को जाते हुए देखने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।